नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो आप सभी मेरे साथ मिल करके आज के मॉक टेस्ट को हल करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखते हैं, आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन क्या है, चोल के समय लिए जाने वाला वेटी किस प्रकार का कर था। तो आपको बताना है, जब आपके चोल वंश के शासक आप पढ़ते हैं चोल वंश, तो चोल वंश आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत का एक राजवंश है चोल वंश। कौन सा वंश है? चोल वंश। तो चोल वंश आप पढ़ते हैं, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपने पढ़ा होगा चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था आपका चोल वंश का संस्थापक? था आपका विजयालय। और राजधानी आपने पढ़ा होगा, राजधानी क्या थी इसकी? राजधानी थी तंजौर तमिलनाडु। क्या थी राजधानी? तंजौर तमिलनाडु। तो ये आपने पढ़ा है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय और राजधानी क्या थी आपकी? तंजौर तमिलनाडु। तो इसमें आपसे पूछा है कि वेटी किस प्रकार का कर था। तो वेटी आपसे पूछा है कि नगद कर था, भूमि कर था, या जबरन श्रम था, या युद्ध में आपका लूटा भाग था। तो आपको इसमें से बताना है कि वेटी क्या था। तो वेटी आपको याद रखना क्या था आपका? जबरन श्रम था। क्या था आपका? जबरन श्रम। क्लियर हो गया? क्या था आपका? जबरन श्रम था आपका वेटी। क्लियर हो गया? क्या था आपका? जबरन श्रम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कहीं की शासिका नहीं थी। तो आपको बताना है कि रानी दिद्दा, रजिया, ये रुद्रमा है, इसका नाम पूरा रुक्मा देवी हो रहा है, ये है रुद्रमा देवी और लोक महादेवी। तो आपको बताना इनमें से कमेंट करके कि इनमें से कौन सी महिला शासिका नहीं थी। तो आप बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे कि कौन सी महिला शासिका नहीं थी। बताएंगे सभी जी, सभी कमेंट करके बताएंगे सभी कमेंट करके। अब आप देखते हैं कि इनमें से कौन शासिका नहीं थी। रानी दिद्दा की अगर बात करें, रानी दिद्दा, ठीक है, तो आप पढ़ते हैं कश्मीर, ठीक है। तो कश्मीर में एक आपने पढ़ा होगा लोहार राजवंश। क्या है आपका? लोहार राजवंश। तो लोहार राजवंश की आपकी राजकुमारी थी और इनका नाम क्या था? इनका नाम था रानी दिद्दा, ठीक है। तो कश्मीर की इन्हें रानी माना जाता है, रानी दिद्दा को। और कौन से राजवंश से संबंधित है? लोहार राजवंश। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है राज तरंगड़ी। कहाँ से मिलती है? राज तरंगड़ी। और राज तरंगड़ी आप पढ़ते हैं, कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है। और इसके रचनाकार कौन है? कल्हण। कौन है इसके रचनाकार? कल्हण। पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट है, उसके बाद रजिया सुल्तान आपने पढ़ा है। आप जब गुलाम वंश पढ़ते हैं तो गुलाम वंश में शासक इल्तुतमिश की पुत्री कौन है? रजिया सुल्तान। रुद्रमा देवी आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत, ठीक है। दक्षिण भारत में एक राजवंश आपका कौन सा? काकतीय राजवंश। कौन सा है? काकतीय राजवंश। तो काकतीय राजवंश में आपकी ये शासिका रही हैं और इनका नाम क्या है? रुद्रमा देवी। तो ये दक्षिण भारत में आपकी रही है काकतीय राजवंश से रुद्रमा देवी। लेकिन लोक महादेवी ये आपकी किसी भी समय शासिका नहीं रही, किसी भी समय शासिका नहीं रही। क्योंकि एक आपने मंदिर पढ़ा होगा विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था? वो कराया था लोक महादेवी। किसने कराया था? लोक महादेवी। तो ये शासिका नहीं रही आपकी लोक महादेवी। तो इसमें याद रखना रानी दिद्दा ये कश्मीर के लोहार राजवंश से आपका संबंधित है। रजिया सुल्तान आप पढ़ते ही हैं, रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित है। और रुद्रमा देवी आपसे पूछे तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है? काकतीय राजवंश, ये उससे संबंधित है। क्लियर हो गया? तो इसमें कौन नहीं है? लोक महादेवी। कौन नहीं है? लोक महादेवी। जी आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपको बताना है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा या बायोगैस। आप बताएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और क्या है आपका? बायोगैस। बताएंगे सभी कमेंट करेंगे। सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पेट्रोलियम ऊर्जा है और क्या है आपका? बायोगैस। तो आपको बताना है इसमें कौन नहीं है आपका? इसमें नहीं है आपका पेट्रोलियम ऊर्जा। कौन नहीं है आपका? पेट्रोलियम ऊर्जा। कौन नहीं है आपका? पेट्रोलियम ऊर्जा। क्लियर हो गया? पेट्रोलियम ऊर्जा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संकुल नगरों में भूरी वायु बनने से आपका प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको बताना है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। बताएंगे सभी कमेंट करेंगे जी, कमेंट करके बताएंगे सभी।
कमेंट करेंगे सभी। तो इसमें कौन है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन है आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन है इसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर हो गया। तो ये भूरी वायु बनने से आपका संबंधित है, उसके लिए आपका जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे बाद उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप ज्वार भाटा पढ़ते हैं, क्या है ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या है, शब्द क्या है आपका ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ठीक है, टाइड एंड एब बोलते हैं। तो ज्वार क्या है, जो आपका समुद्र का पानी जब ऊपर की तरफ उठता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ज्वार, और जब समुद्र का पानी आपका नीचे की तरफ गिरता है इसे क्या कहते हैं भाटा। तो ज्वार भाटा वास्तव में तो कितने आपका एक ज्वार भाटा में कितना समय लगता है 12 घंटे, क्योंकि एक स्थान पर आपका 24 घंटे आपके लगते हैं, और 24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार क्या आएगा आपका भाटा, 2 बार ज्वार और 2 बार क्या आएगा आपका भाटा आएगा। लेकिन इसमें क्या है 26 मिनट की देरी हो जाती है। कितने मिनट की देरी हो जाती है, 26 मिनट की देरी हो जाती है। 26 मिनट की देरी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप पढ़ते हैं पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होता है, इसी कारण 26 मिनट की देरी से आता है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन आपका, इसके कारण क्या है, तो इसमें एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पृथ्वी की गति और एक क्या हो जाएगा चंद्रमा की गति। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें, ए और बी दोनों। क्लियर हो गया। आप बताएंगे कमेंट करके विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, तो ऐसा कौन सा स्थान है, तो आप याद रखेंगे ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा स्थान है साउथ हैम्पटन। कौन सा आपका साउथ हैम्पटन। साउथ हैम्पटन कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है इंग्लैंड में। कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ पे 2 बार तो आ जाता है उत्तरी सागर से, 2 बार कहाँ से आ जाएगा, उत्तरी सागर से आ जाएगा यहाँ पे 2 बार, और 2 बार नीचे कहाँ से आ जाएगा, इंग्लिश चैनल से। कहाँ से आ जाएगा, इंग्लिश चैनल से। क्लियर हो गया, इंग्लिश चैनल से, और 2 बार कहाँ से आ जाएगा, उत्तरी सागर। तो ऐसा स्थान है साउथ हैम्पटन इंग्लैंड, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका 4 बार ज्वार भाटा आता है, ये ऐसा स्थान है साउथ हैम्पटन इंग्लैंड। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। तो आपको बताना है कौन सा भाग ऐसा है जिसमें मूल कर्तव्य निर्धारित है। भाग 5, भाग 4, भाग 4A, भाग 4B। आप बताएं कमेंट करके कि कौन सा भाग है। तो आप पढ़ते हैं जी कौन सा भाग है, आपने पढ़ा होगा मूल कर्तव्य। क्या है आपके मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपने पढ़े हैं। तो मूल कर्तव्य को कौन सा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। और इनके लिए कौन सी कमेटी ने आपका सिफारिश की थी, सरदार स्वर्ण सिंह। कौन सी कमेटी है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर आपके जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सुझाव पर। और आपने पढ़ा होगा जो 11वां मूल कर्तव्य क्या है, 11 मूल कर्तव्य जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, ये हमने कब जोड़ा था, ये जोड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002, जो एक आपका मूल अधिकार भी, अगर राज्य के लिए तो मूल अधिकार है और व्यक्तियों के लिए क्या है मूल कर्तव्य 11वां। ठीक है, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन 1976 में तो आपका कौन सा भाग जोड़ा है, तो हमने जोड़ा भाग 4A या 4K आप बोल देते हैं। क्या है 4K। और आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है 51K। कौन सा आर्टिकल है 51K। भाग 5 में क्या है, संघ या केंद्र का क्या है शासन, संघ या केंद्र का शासन। ये कौन से भाग में दिया गया है, ये भाग 5 में दिया गया है, संघ या केंद्र का शासन। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में क्या है, भाग 4 लिखेंगे 2+2 हो जाएगा, 2 और 2 को ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा N+N। ठीक है, तो N+N का मतलब क्या है, नीति निदेशक तत्व। एक N से बनेगा नीति, एक से क्या बनेगा निदेशक, तो क्या बन जाएगा नीति निदेशक तत्व। तो N+N आपका बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा नीति निदेशक तत्व। तो ये कौन से में, भाग 4 में, ऐसे याद रहेगा आपको। तो भाग 4 में क्या है नीति निदेशक तत्व, क्या है नीति निदेशक तत्व। तो इस कौन से भाग में, भाग 4। कौन सा भाग है, भाग 4। और भाग 4A में क्या है मूल कर्तव्य। कौन सी कमेटी से आपके आधार पर जोड़े, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
तो आपको बताना है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कौन से आपके सदस्य हैं जो आपका 2 वर्ष बाद आपके अवकाश ग्रहण करते हैं दूसरे वर्ष में, ठीक है। तो इसमें आप जानते ही हैं, इसमें आप जानते हैं जी सदन कौन से आपके, तो 2 सदन होते हैं। एक तो आप पढ़ेंगे केंद्र में, ठीक है, एक केंद्र में है और एक आपका राज्य में, केंद्र में और राज्य में। तो ये दोनों उच्च सदन होते हैं। तो आपसे पूछा है केंद्र का उच्च सदन कौन सा है, केंद्र का उच्च सदन कौन सा आपका, राज्यसभा। कौन सा है केंद्र का उच्च सदन, राज्यसभा। और राज्य में कौन सा होता है उच्च सदन, विधान परिषद। कौन होता है राज्य में, होता है विधान परिषद। कौन होता है राज्य में, विधान परिषद। क्लियर हो गया, विधान परिषद। तो आप पढ़ते हैं राज्य में कौन है, विधान परिषद। तो इसमें आपने पढ़ा होगा जो राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या है, 1/3 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 1/3 सदस्य। राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में सेम होता है, 1/3 सदस्य। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं। इसी कारण एक सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष। इसी कारण ये दोनों सदन कैसे हैं आपके, स्थायी सदन। कैसे सदन है आपके, स्थायी सदन, क्योंकि इनका कार्यकाल आपका चलता रहता है, एक साथ सारे सदस्य रिटायर नहीं होते। तो याद रखेंगे कैसा सदन है आपका, स्थायी सदन। और एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। कितने वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं, 2 वर्ष बाद। कितने सदस्य रिटायर होंगे, 1/3। याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा जो राज्यसभा है, राज्यसभा का गठन और संरचना कौन से आर्टिकल में दिया गया है, बताएंगे सभी। राज्यसभा का गठन और संरचना, तो राज्यसभा का गठन और संरचना कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 80। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 80। आपसे पूछा जाएगा विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद का गठन। तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि प्रत्येक राज्य, आपका ये क्वेश्चन आएगा कि राज्य के द्वारा विधान परिषद, संसद के द्वारा विधान परिषद स्थापित या समाप्त करने का अधिकार। तो संसद के द्वारा विधान परिषद स्थापित या समाप्त करने का अधिकार कौन सा आर्टिकल है, 169। जबकि विधान परिषद की संरचना और गठन आपसे पूछे तो कौन सा, 171। दोनों को याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि संसद के द्वारा विधान परिषद को स्थापित या समाप्त करने का अधिकार अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें याद रखेंगे 169। और विधान परिषद का संरचना और गठन कौन सा आपका, 171। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो आप याद रखेंगे कितने राज्य हैं, 6 में कौन कौन हो जाएंगे, कुंभ 80। क्या हो जाएगा, कुंभ 80। कुंभ 80 से याद रखेंगे के से कौन बन जाएगा, के से बन जाएगा जी आपका कर्नाटक। के से कौन बन जाएगा, के से बन जाएगा आपका कर्नाटक। के से क्या बन जाएगा, कर्नाटक। यू से क्या बन जाएगा, यू से बन जाएगा उत्तर प्रदेश। एम से कौन बन जाएगा, एम से बन जाएगा महाराष्ट्र। बी से कौन बन जाएगा, बी से बन जाएगा बिहार। ए से कौन बन जाएगा, आंध्र प्रदेश। और टी से क्या बन जाएगा, तेलंगाना। कौन बन जाएगा, तेलंगाना। तो वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और आपका तेलंगाना। इनमें आपके विधान परिषद कार्यरत है। तो क्लियर हो गया सभी का जी। ये इससे संबंधित क्वेश्चन था। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑप्शन में कौन आपका दे रखा है, राज्यसभा। कौन है आपका, राज्यसभा। क्लियर हो गया, कौन है, राज्यसभा जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं। तो आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 कारक कौन से हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन है। भूमि बिजली, पानी, श्रम है। श्रम, पूंजी, भूमि, वर्षा है। या श्रम, जलवायु, भूमि, औजार है। आपको बताना है कि कौन है इनमें से। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं कि इनमें से किसे माना जाता है। तो उत्पादन के 4 साधन, ये प्रथम जो ऑप्शन आपका दे रखा है क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। क्या है, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। कौन है आपका, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये उत्पादन के आपके 4 कारक हैं। क्लियर हुआ जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद होती है। इंसुलिन आप पढ़ते हैं, इंसुलिन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एक रोग, कौन सा रोग है, मधुमेह। मधुमेह, शुगर या डायबिटीज।
तो मधुमेह जो रोग है ये किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग ये इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन निकलता है आपका अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि में भी कहाँ से? बीटा कोशिकाओं से। कहाँ से निकलता है आपका? अग्नाशय ग्रंथि में बीटा कोशिका से। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? कौन सा हार्मोन्स निकलता है जी? हार्मोन्स आपका निकलता है कौन सा? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है? इंसुलिन हार्मोन्स आपका निकलता है बीटा कोशिकाओं से। क्लियर हो गया? इंसुलिन हार्मोन्स में कौन सी धातु मिलती है? आपका क्वेश्चन पूछा है कि तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, आपको बताना है कि कौन सी धातु इसमें से आपके मिलती है। ठीक है, बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं कि कौन सी धातु आपके मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन में कौन सी धातु मिलती है? जस्ता। कौन सी धातु मिलती है आपके? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु मिलती है? जस्ता। क्लियर हो गया? अग्नाशय ग्रंथि आपसे पूछा है किस प्रकार की ग्रंथि है? बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी या मिश्रित? तो याद रखेंगे किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है? मिश्रित। किस प्रकार के आपके? मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है कौन? अग्नाशय ग्रंथि। क्लियर हो गया? तो आपको इसमें पूछा है कि कौन सी आपकी धातु मिलती है, तो याद रखेंगे कौन सी धातु मिलती है? जस्ता। कौन सी मिलती है? जस्ता। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक युक्ति द्वारा एकांतर धारा, ठीक है, एकांतर धारा की वोल्टता को कम या ज्यादा किया जाता है? कम या अधिक किया जाता है, ये है क्वेश्चन। कम या अधिक किया जाता है, पूरा क्वेश्चन आपका कम या अधिक किया जाता है। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, प्रेरित कुंडली। आप बताएंगे कि जो आपके एकांतर धारा है या एसी जो होती है, ठीक है, एसी, ठीक है, एसी को आपका जो वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आप पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर है, ट्रांजिस्टर है, रेक्टिफायर है या प्रेरित कुंडली है। तो आपको याद रखना है वोल्टेज को आपका उच्च या निम्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसफार्मर। क्लियर हुआ? ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के किस स्थल से हमें प्राप्त होते हैं? ऑप्शन में हम्पी है, नेक्स्ट है पतड़कल है, मैसूर है या हासन है। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। विजयनगर साम्राज्य, तो आपने पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी? आप पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले कौन सा वंश स्थापित हुआ था? संगम वंश। ठीक है, संगम वंश, संगम, सालू, तुलुव, ये आपने पढ़े होंगे। आरवीडू वंश, तो इस पे आपके स्थापित हुआ। संगम वंश की जो स्थापना है अपने पिता के नाम पर, कौन से? दो आपके भाई थे, एक हरिहर था और एक कौन था आपका? बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने आपके संगम राजवंश की स्थापना की थी। किस वर्ष की थी? 1336 ईस्वी में। कब की थी? 1336 ईस्वी में। किसके शासनकाल में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि उत्तर भारत में किसका शासन था उस समय? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपकी किसकी स्थापना की गई? संगम वंश की स्थापना की गई। और संगम वंश पे कौन सा आप ये मतलब विजयनगर साम्राज्य पे कौन सा वंश स्थापित किया? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था? तो आप याद रखेंगे हम्पी। हम्पी कहाँ पर पड़ता है? हम्पी पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि कर्नाटक के किस स्थल से संबंधित विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम मिलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हम्पी। क्या आंसर हो जाएगा? हम्पी। क्लियर हो गया? हम्पी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामस्तकाभिषेक किस राज्य का प्रमुख पर्व है? केरल का है, कर्नाटक का है, उड़ीसा का या असम का? बताएंगे सभी कमेंट करके जी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बता रहे हैं आंसर, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में आपका कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। महामस्तकाभिषेक की अगर बात करें तो आपका दक्षिण भारत में राज्य है, दक्षिण भारत में राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा राज्य है ये? यहाँ पे आपका राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में क्या है? कर्नाटक राज्य, यहाँ पे कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक राज्य में किसकी मूर्ति है जिसके लिए आपका आयोजन किया जाता है? भगवान बाहुबली। किसकी मूर्ति है? भगवान बाहुबली। भगवान बाहुबली की आपकी मूर्ति है, खड़ी मूर्ति आपकी है। और भगवान बाहुबली अगर आपसे पूछा जाए ये किसके पुत्र हैं? ये आप पढ़ते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र कौन है? भगवान बाहुबली। ठीक है, तो भगवान बाहुबली की मूर्ति है। और इसकी अगर हाइट की बात करें तो 50
50 फीट से ज़्यादा इसकी हाइट है, 50 फीट से भी आपका ज़्यादा, 50 फीट के अबव है, 53 फीट 50 फीट इसका। तो आपको याद रखना है भगवान बाहुबली की खड़ी मूर्ति है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका आयोजन आपका किया जाता है। और भगवान बाहुबली की जो मूर्ति है ये है कहाँ पर, ये है श्रवणबेलगोला। कहाँ पर आपका, श्रवणबेलगोला। कहाँ पर है जी, श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है आपका, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कहाँ पर आपका, कर्नाटक में आपका पड़ता है। क्लियर हो गया, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में आपका पड़ता है। फिर इसमें बात आती है जो भगवान बाहुबली की मूर्ति है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण है, ठीक है, गंग राजवंश के शासक थे, गंग राजवंश। तो गंग राजवंश के शासक थे राजमल। कौन है आपके, गंग राजवंश के शासक राजमल। गंग राजवंश के शासक कौन है, राजमल। राजमल के द्वारा किसका निर्माण करवाया, भगवान बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया गया। कहाँ पर स्थित है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका आयोजन किया जाता है, किसका आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, क्योंकि ये प्रत्येक कितने वर्ष बाद आता है, 12 वर्ष बाद। तो 12 वर्ष बाद यहाँ पे आयोजन करते हैं। भगवान बाहुबली की जो मूर्ति उसे दूध से, चावल से, केसर से उस पे आपके चढ़ाते हैं और इस तरीके से आपका महामस्तकाभिषेक का आपका आयोजन किया जाता है। तो कौन सा राज्य आपका, कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। क्लियर हो गया, कौन सा राज्य है आपका, कर्नाटक। क्लियर हुआ जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस के मुख्य घटक क्या है। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस के मुख्य घटक आपको बताने, इसमें आपके दो बताने कि मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन और नाइट्रोजन है, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। बताएंगे सभी बायोगैस, बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं, बताएंगे सभी जी। ऑप्शन डी में क्या है आपका, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना है बायोगैस के मुख्य घटक क्या है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रमुख रूप से पूछे तो कौन आपका, मीथेन। ठीक है, अकेले पूछ लिया जाए तो कौन है आपका, मीथेन। कौन है आपका, मीथेन। ये भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को बोलने दे सकता है। तो यह घटना क्या कहलाती है, तो आपको बतानी है। अध्यक्ष का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष, जब आपकी लोकसभा की कार्यवाही चल रही है तो ऐसे समय में आपका किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। तो यह घटना कहलाती है मर्यादा, पक्ष त्याग, अंतःप्रशन या बैठ जाना। आपको बताना है कि नींद में से कौन सी घटना ये कहलाती है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे यह घटना क्या कहलाती है। तो ये जो आपकी घटना है, इस घटना को हम बोलते हैं बैठ जाना। क्या बोलते हैं इसे, बैठ जाना। क्या बोलेंगे, बैठ जाना। अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ते ही हैं। लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से आर्टिकल में दिया गया, 93 में। कौन से 93 में आर्टिकल में आपका लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया गया। क्लियर हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से आर्टिकल में, 93 में। और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे आपके, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्लियर हो गया। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में ओम बिरला। वर्तमान में कौन है आपके, ओम बिरला। क्लियर हो गया। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है। तो आपको बताना है निम्न में से किस क्षेत्र में जैव विविधता आपको सबसे अधिक मिलेगी। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे जैव विविधता सबसे अधिक आपकी कहाँ मिलेगी। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में, शीतोष्ण प्रदेश में या महासागरों में। बताएं जैव विविधता। ठीक है, तो जैव विविधता एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और भिन्न भिन्न प्रकार के आपके जीव जंतु मिलते हैं। वह क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, जैव विविधता क्षेत्र कहलाता है। तो आपको बताना है कि जैव विविधता सबसे अधिक आपकी कहाँ मिलेगी। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे जैव विविधता आपकी सबसे अधिक कहाँ मिलेगी। बताएं सभी, कमेंट करेंगे जी जैव विविधता सबसे अधिक आपकी कहाँ मिलेगी। तो जैव विविधता की अगर बात करें हम, ठीक है, जैव विविधता, तो जैव विविधता आपकी कहाँ मिलेगी सबसे अधिक, ये देखेंगे। जैसे आपका ग्लोब है पृथ्वी है। अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो जाने वाली रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाने वाली रेखा,
इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा इसको बोला जाता है, या भूमध्य रेखा या इक्वेटर आप कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से आप 23 से ही 1/2 ऊपर जाएंगे, यानी आप 23 डिग्री ऊपर चलेंगे, 23.5 डिग्री ऊपर आप चलेंगे तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ऐसे ही 23 से ही 1/2 आप दक्षिण में जाएंगे तो कौन सी रेखा आपकी, मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो इस तरीके से आपकी कर्क रेखा ऊपर की तरफ है, नीचे आपकी कौन सी रेखा है, मकर रेखा। अब इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, बीच का एरिया, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा आपकी पड़ती रहेंगी, तो यहाँ का मौसम रहेगा आपका गर्म। अब जब मौसम आपका गर्म रहेगा तो यहाँ के जो आपके महासागर हैं, जो आसपास के महासागर है, तो यहाँ पे पानी आपका गर्म होगा, और पानी गर्म होने से क्या है, वर्षा आपकी होगी। और जब वर्षा होगी तो वहाँ पे आपका नमी ज़्यादा रहेगी, और जहाँ आपकी नमी ज़्यादा रहेगी वहीं पर आपकी सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलेगी। तो आपको याद रखना है, तो जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। कहाँ मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में। क्लियर हो गया, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यावरण प्रदूषकों में कौन सा अम्ल वर्षा होने के लिए प्रमुख कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। बताएंगे अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा आपका जिम्मेदार होता है, बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे कौन जिम्मेदार होता है अम्लीय वर्षा के लिए। तो इसमें से आपको बताना है, तो अम्लीय वर्षा वास्तव में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया, तो इसमें ऑप्शन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। क्लियर हो गया, SO2। और आपसे पूछा जाए कृत्रिम वर्षा, ठीक है, जबरदस्ती जो हम कराते हैं, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा आपका जिम्मेदार होता है, कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा किसके माध्यम से कराई जाती है, तो कृत्रिम वर्षा याद रखेंगे किसके माध्यम से कराते हैं, सिल्वर आयोडाइड। किसके माध्यम से कराते हैं, सिल्वर आयोडाइड। किसके माध्यम से कराएंगे बताओ, सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से कृत्रिम वर्षा। क्योंकि जो सिल्वर आयोडाइड है इसका वायुमंडल में छिड़काव कर दिया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, जो आसपास की आपकी नमी है उस नमी को आपका सोख लेता है, और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपका वर्षा कर देता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, आपका सिल्वर आयोडाइड। क्लियर हो गया, कृत्रिम वर्षा। लेकिन आपसे पूछे अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। पालघाट दर्रा आपको बताना किसे जोड़ता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र और गुजरात को, केरल और तमिलनाडु को, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। बताएंगे सभी जी, पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है। तो पालघाट आपने पढ़ा होगा, पालघाट दर्रा कहाँ पर आपका, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। तो केरल में केवल एक ही आपका ऑप्शन मिला हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका, केरल और तमिलनाडु। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, पालघाट दर्रा किसको किससे जोड़ेगा, आपका केरल को तमिलनाडु। किससे किससे जोड़ेगा, आपका केरल को तमिलनाडु से आपका जोड़ेगा। कौन सा दर्रा आपका, पालघाट दर्रा। क्लियर हो गया, कौन सा दर्रा आपका, पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। क्लियर हुआ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा निकाय गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। ये दोनों से नहीं है, दोनों में लिखा गया है, ये है पूरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा निकाय गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, आपको बताना, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट है खुद्दक निकाय, ये युद्धक नहीं, ये है खुद्दक। क्या है आपका, खुद्दक निकाय, खुद्दक है ये। नेक्स्ट है मध्यम निकाय, मध्यम। और उसके बाद है आपका संयुक्त निकाय। आपको बताना गद्य और पद्य दोनों में कौन सा निकाय आपका लिखा गया है। तो आप जब आप पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में आपने 3 पिटक पढ़े होंगे, त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक आपने पढ़े होंगे बौद्ध धर्म में। कितने पिटक पढ़े, त्रिपिटक आप पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में। तो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक हैं, त्रिपिटक में आपके कौन कौन से पिटक हैं वो आप देख लेंगे। त्रिपिटक तो एक कौन सा पिटक है, एक तो है आपका कौन सा, विनय पिटक आप पढ़ेंगे। कौन सा पिटक है, विनय पिटक। एक कौन सा है जी, एक आपका अभिधम्म पिटक। एक कौन सा पिटक है आपका, अभिधम्म पिटक। और एक कौन सा पिटक है, एक आपका सुत्त पिटक। एक कौन सा पिटक है आपका, सुत्त पिटक।
तो आप याद रखेंगे कौन कौन से पिटक हैं आपके, एक आपका विनय पिटक है, एक कौन सा अभिधम पिटक, एक कौन सा है सुत्त पिटक। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, आपसे पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा पिटक अगर आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा पिटक कौन है, सबसे बड़ा पिटक आपका विनय पिटक, सबसे बड़ा कौन है आपका विनय पिटक, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पिटक आपका विनय पिटक, कौन सा है, विनय पिटक। तो बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन क्या है, बौद्ध धर्म के जो नियम है, ठीक है, बौद्ध धर्म के नियम, नियम किस में मिलते हैं, बौद्ध धर्म के नियम, तो नियम मिलते हैं आपके विनय पिटक में, न्याय से याद रखें, न्याय से बन जाएगा नियम, तो बौद्ध धर्म के नियम किस में मिलेंगे, विनय पिटक में। आपसे पूछा है बौद्ध धर्म की क्या है, धार्मिक और क्या है, धार्मिक व आध्यात्मिक, धार्मिक व आध्यात्मिक, क्या है, धार्मिक व आध्यात्मिक बातों का जो विवरण है ये किसमें मिलता है, अभिधम्म पिटक में। किसमें मिलेगा आपका, अभिधम्म पिटक, धह से धम्म पिटक, धह से बन जाएगा धार्मिक, क्लियर हो गया। उसके बाद है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में आपका मिलेगा जो गौतम बुद्ध की शिक्षा है, क्या है आपका, गौतम बुद्ध की शिक्षा का जो आपका विवरण है वो किस मिलता है, सुत्त पिटक। जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक के आपके 5 भाग हैं, 5 भाग हैं इसके अलग अलग, कौन कौन से हैं, एक तो आप पढ़ेंगे जी कौन सा है, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, एक कौन सा आपका, एक आपका मध्यम निकाय, कौन है आपका, मध्यम निकाय, एक कौन सा है जी, एक आपका संयुक्त निकाय, एक क्या है आपका संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, और एक क्या है आपका संयुक्त निकाय, ठीक है, इनको आप याद रखेंगे, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे एक कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है, एक कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है, और एक कौन सा है, एक आपका खुद्दक निकाय, कौन सा निकाय आपका, खुद्दक निकाय, कौन सा निकाय आपका, खुद्दक निकाय। तो ये आपके किसके भाग हैं, ये हैं सुत्त पिटक के भाग, किसके भाग हैं, सुत्त पिटक के भाग हैं आपके, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अब इनमें से आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 16 महाजनपदों का विवरण, किसका विवरण मिलता है आपका, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का विवरण कौन से निकाय में मिलता है, 16 महाजनपद का विवरण आपका मिलता है कौन से निकाय में मिलेगा जी, 16 महाजनपद का विवरण अंगुत्तर निकाय, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। आपको याद रखना है जो संयुक्त निकाय है ये एक ऐसा निकाय है जो किस में लिखा हुआ है, ये गद्य व पद्य, क्या है, गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा निकाय आपका, संयुक्त निकाय, कौन सा निकाय, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त निकाय। कौन सा निकाय आपका, संयुक्त निकाय, क्लियर हो गया, कौन सा निकाय आपका, संयुक्त निकाय, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल मैच की अवधि क्या होती है। फुटबॉल मैच की अवधि आपको बताने 60 मिनट होती है, 70 मिनट, 90 मिनट या 120 मिनट। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, तो फुटबॉल मैच की अवधि अगर आपसे पूछ रहा है फुटबॉल मैच की अवधि, तो फुटबॉल मैच जो होता है इसमें क्या होता है 45 मिनट, ठीक है, क्या होता है 45 मिनट के आपके 2 राउंड खेले जाते हैं, 45 मिनट। और बीच में आपको याद रखना है बीच में क्या है, बीच में आपका 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल अगर खेल की अवधि आप देखेंगे 45 और 45 दोनों कितना हो जाएगा आपका 90 मिनट, कितना हो जाएगा 90 मिनट। लेकिन रेस्ट को अगर जोड़ देंगे, अगर रेस्ट नहीं जोड़ा जाएगा वैसे तो रेस्ट आपसे पूछा जाएगा, रेस्ट को मिला करके 105 मिनट, ठीक है। लेकिन खेल की अवधि हमें पूछनी है तो 45 मिनट पहला हाफ है, 45 मिनट का दूसरा हाफ, तो आपसे पूछा जाएगा तो कितने मिनट हो जाएगा आपका 90 मिनट, कितने मिनट हो जाएगा आपका 90 मिनट, क्लियर हो गया, कितने मिनट है आपका 90 मिनट। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फुटबॉल विश्व कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, अलबायत स्टेडियम, अल जनाब स्टेडियम, अल सौल स्टेडियम, लुसैल स्टेडियम, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। फुटबॉल विश्व कप, ठीक है, अभी हाल ही में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया, किसका आयोजन किया गया आपका फीफा विश्व कप, ठीक है। कौन सा विश्व कप है आपका, फीफा विश्व कप का आपका आयोजन किया गया, किसका आयोजन किया गया आपका फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, फीफा विश्व कप या फीफा वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं, इसका आयोजन आपका किया गया। और कब हुआ जी 2022 में। आपसे पूछे क्रम के अनुसार कौन सा था, क्रम के अनुसार था आपका 22वां, कौन सा था क्रम के अनुसार 22वां। अगर आपसे पूछा जाए आयोजन कहाँ पे हुआ है, आयोजन आप याद रखेंगे
कहाँ पर हुआ है, कतर में। कहाँ पर आयोजन हुआ है, कतर में। आपसे पूछा जाएगा इसका आपका मैस्कॉट क्या था, शुभंकर क्या था इसका, शुभंकर। शुभंकर आप याद रखेंगे, शुभंकर क्या था जी, वो आपको याद रखना है, शुभंकर क्या था। आपसे पूछेगा इसका आपका शुभंकर हो गया। शुभंकर के बाद में आपसे पूछेगा मोटो क्या था इसका, मोटो। मोटो आप याद रखेंगे। इसमें कुल कितनी टीमों ने प्रतिभाग किया है, इसमें कुल कितने मैच हुए, तो ये आपके क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जाएगा इसमें जो गेंद का आपका प्रयोग किया गया उस गेंद का नाम क्या है, उस गेंद का नाम क्या है। तो पहला आप इनको देख लेते हैं। आपसे पूछा शुभंकर क्या है, शुभंकर आपका क्या है, तो शुभंकर आपको याद रखना है, शुभंकर क्या है, लाइव। क्या है आपका, शुभंकर लाइव। ठीक है। आयोजन आपसे पूछ रहा है, इनमें इनको भी इसी कलर से आपका देख लेते हैं। क्रम अगर आपसे पूछ रहा है, क्रम कौन सा है, 22वां। क्या है, 22वां। आयोजन अगर आपसे पूछ रहा है, आयोजन कहां पर हुआ है, आयोजन आपका हुआ है कतर में। आयोजन कहां पे आपका हुआ है, कतर में। ठीक है। शुभंकर क्या है आपका, लाइव। आपसे पूछा मोटो क्या है, मोटो है आपका नाव इज ऑल। क्या है, मोटो नाव इज ऑल, ये आपका मोटो है। टीम आपकी कितनी प्रतिभाग करी है, टीम आपकी 32। ठीक है। मैच कितने हुए इसमें, 64 मैच हुए। और गेंद का नाम क्या है, अल रिहिला। क्या है आपका, अल रिहिला। गेंद का नाम क्या है जिसका प्रयोग किया गया, अल रिहिला। क्लियर हो गया, अल रिहिला। आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछा जाएगा जो फीफा विश्व कप हुआ है, तो इसमें आपसे पूछेंगे, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन बॉल क्या है आपका, गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल का आपका अवार्ड किसे दिया गया है, क्या है, गोल्डन बॉल। ये आपको याद रखना है, गोल्डन बॉल किसे मिला है। एक आप याद रखेंगे क्या है जी आपका, गोल्डन बूट। एक गोल्डन बॉल और एक आपका गोल्डन बूट, ये दोनों याद रखेंगे कि किसको आपके खिताब दिए गए, गोल्डन बॉल और क्या है, गोल्डन बूट। गोल्डन बॉल अगर आपसे पूछे, गोल्डन बॉल किसको मिली है, मेसी को। किसको मिली है, मेसी को। और गोल्डन बूट आपसे पूछे ये किसको मिला है, एमबापे। कौन है, एमबापे। एमबापे कौन से देश के हैं, फ्रांस के। और मेसी आप जानते हैं, ठीक है, लियोनेल मेसी कौन से देश के, अर्जेंटीना के। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है इसका जो उद्घाटन मैच है, ठीक है, कौन सा मैच है आपका, उद्घाटन मैच। उद्घाटन मैच कौन से स्टेडियम में खेला, उद्घाटन मैच। और फाइनल जो मैच है, फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में खेला है, उद्घाटन मैच और फाइनल में। तो उद्घाटन मैच और फाइनल मैच अगर आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेडियम में खेले, उद्घाटन मैच आप याद रखें, अल बयात स्टेडियम। क्या है, अल बयात स्टेडियम। तो अल बयात स्टेडियम कहां पर है, कतर में। और फाइनल मैच अगर आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेडियम, लुसैल स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, लुसैल स्टेडियम। और आपसे पूछा जाएगा किस देश ने जीत लिया ये, तो कौन से देश ने जीता है, अर्जेंटीना ने। किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना किस देश को हरा करके जीता है, अर्जेंटीना ने किस देश को हरा करके जीता है, फ्रांस को। कौन से देश को हरा करके जीता है, फ्रांस को। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा फीफा विश्व कप तो आपका 2022, तो क्रम के अनुसार कौन सा था, 22वां। आयोजन कहां पे, कतर में। शुभंकर क्या है, लाइव है। मोटो क्या है, नाव इज ऑल है। टीम कितनी, 32। मैच कितने, 64। गेंद का नाम क्या है, अल रिहिला। गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है आपका, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के। गोल्डन बूट एम्बापे, फ्रांस। और उद्घाटन मैच क्या है, अल बयात स्टेडियम में। फाइनल मैच कहां पे खेला गया है, लुसैल में। और आपसे पूछा है कौन से देश ने जीता है, अर्जेंटीना ने। कौन से देश को हरा करके, फ्रांस देश को हरा करके। क्लियर हो गया। कौन से देश को हरा करके जीता है, फ्रांस देश को हरा करके जीता है। उसके बाद में इसमें याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, पहला जो आपका फीफा विश्व कप है इसका आयोजन कब हुआ था, इसका आयोजन हुआ था 1930 में। कहां पे हुआ था, उरुग्वे में। कहां पे हुआ, उरुग्वे में इसका आयोजन हुआ। और कौन सी विजेता टीम रही थी इसमें, विजेता टीम आपकी कौन सी रही, उरुग्वे। कौन सी रही, उरुग्वे। और किसको हरा करके जीता इसने, अर्जेंटीना को। किसको हरा करके जीता है, अर्जेंटीना। क्लियर हो गया। उरुग्वे ने किसको हरा करके जीता, अर्जेंटीना को हरा के जीता है। और इसका आयोजन कब किया गया, 1930 में पहली बार इसका आयोजन किया गया। आपसे अगर ये पूछे कि वर्ष 2026 में कहां पर होगा जी, वर्ष 2026, तो वर्ष 2026 में जो नेक्स्ट आपका फीफा कप है ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके देश हैं, कौन कौन है, एक कौन आपका कनाडा है, एक उसके नीचे कौन सा है, यूएसए। और उसके नीचे कौन है, मैक्सिको। कौन सा आपका देश है, मैक्सिको। क्लियर हो गया। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो यहाँ पे इनका आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच का स्टेडियम आपका कहाँ पे खेला गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। कहाँ पे खेला गया है, लुसैल स्टेडियम। कहाँ पे खेला गया है, लुसैल स्टेडियम। क्लियर हो गया। कौन से स्टेडियम में खेला गया है आपका, लुसैल स्टेडियम। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। और सभी कमेंट करके बताएं कि मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि आगे भी आपका प्रयास जारी रहेगा। जो आगे आपके मॉक टेस्ट होंगे
तो उनमें भी बेहतर देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।